नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भी सेना प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ मिलकर अग्निपथ स्कीम को लेकर रिव्यू करेंगे। आपको बता दें कि किस तरीके से योजना को और अधिक लुभावना बनाया जा सकता है, इस पर बैठक की जाएगी और देश भर में हो रहे इस विरोध को किस तरीके से समाप्त किया जाए, बैठक में इस पर भी मंथन किया जाएगा। पर स्थित अपने आवास पर राजनाथ सिंह ये बैठक करेंगे और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल थल सेना प्रमुख मौजूद नहीं थे और इसीलिए थल सेना प्रमुख कल वायुसेना के कार्यक्रम में हैदराबाद गए थे, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन आज होने वाली इस मीटिंग में, इस बैठक के बाद अब अग्निपथ स्कीम पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एयरफोर्स के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी समेत तीनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भी सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी। और देश भर में सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम को लेकर आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित युवा शहर शहर और गांव गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी और बिहार में विरोध किए जा रहे हैं और विरोध के ये स्वर काफी तीखे हो चले हैं। युवा बसें फूंक रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है और इन सबके बीच इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी शुरू होता नजर आ रहा है। कई संगठनों की ओर से यहां पर 18 जून को बिहार बंद का राष्ट्रीय जनता दल समेत कई पार्टियों ने समर्थन किया, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान किया और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। सुपर इस सत्याग्रह का आयोजन तब किया गया है जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिखाया है। फिनलैंड में आयोजित किए गए कोर्ताने गेम्स में जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। गौरतलब है कि नीरज इस गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। उन्होंने शनिवार को करीब 86.69 मीटर तक जैवलिन फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा महज दूसरी बार किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। नीरज चोपड़ा अपना बेस्ट प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन वो ट्रिनाड में और टोबैगो के करेक्शन में वॉकॉल ग्रेनेडा के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़ते हुए पीला तमगा जीतने में कामयाब रहे। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि तीसरे थ्रो के दौरान नीरज चोपड़ा चोटिल होने से बच गए, क्योंकि जब वो थ्रो फेंक रहे थे अचानक उनका पैर फिसल गया और इस दौरान नीरज चोपड़ा एक बार फिर से उठ खड़े हुए और बाद में उन्होंने रिस्क ना लेते हुए बाकी दो थ्रो नहीं लिए। और इस बीच असम की ओर रुख करेंगे, जहां बाढ़ से जान और माल का काफी नुकसान हो चुका है। आपको बता दें काफी भारी संख्या में यहां लोग रहते हैं और लोग अब शिविरों में शरण ले रहे हैं, क्योंकि हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 32 जिलों में 4,296 गांव की कुल 30,99,762 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की जान भी गई है और अब अप्रैल से लेकर अब तक कुल 62 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 514 राहत शिविर और 302 राहत वितरण केंद्र खोले गए और इन राहत शिविरों में कुल 1,56,365 लोग शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि असम में 30 लाख से अधिक की बाढ़ जो आई है, उसकी वजह से जो 30 लाख से ज्यादा की आबादी है बाढ़ से प्रभावित हो गई है। राज्य के 32 जिले ऐसे हैं जहां 4,000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। 1.56 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं, जबकि पड़ोसी राज्य मेघालय में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश जारी है। पश्चिम त्रिपुरा में भी शनिवार को लगातार बारिश हुई और बारिश की वजह से काफी जानमाल को नुकसान पहुंचा है। त्रिपुरा सरकार ने बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के लिए एनडीआरएफ और राज्य सुरक्षा बलों की सहायता के लिए असम राइफल्स के जवानों को लगाया है। इस बीच अगरतला में भी सैकड़ों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन कर दिया है। ये परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पीएमओ के अनुसार पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त घोषित इस परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनाया गया। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। इससे प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शकों और आगंतुकों की आसानी से भागीदारी हो सकेगी और ये परियोजना वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इससे यात्रियों के समय और आवाजाही पर आने वाली जो लागत है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और काफी मदद मिलेगी। साथ ही ये शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। और इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और विपक्षी दलों की ओर से उम्मीदवार का नाम तय करने को लेकर एक बैठक जारी है। आपको बता दें हालांकि हाल ही के कुछ दिनों में बैठकों का दौर चल पड़ा है और इस बीच बीजेपी आज दिल्ली में अपनी पहली समन्वय समिति की बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसमें आगामी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस साल 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और भाजपा की ओर से नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा ने अपनी राज्य इकाइयों और सहयोगियों के साथ समन्वय के लिए 14 सदस्यों की एक समन्वय समिति का भी गठन किया है। और इस बीच लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव से हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस बीच कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें जो हादसा है सुबह 5 बजे का है, जब लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और यह अनियंत्रित होते हुए जाली को तोड़ते हुए वहां दूसरी पट्टी पर पहुंच गई और सामने से आ रहे तेज रफ्तार कार से भिड़ गई। भीषण हादसे में कार पर सवार 6 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची यूपीडी और जो पुलिस वहां पहुंची है, उसके बाद एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई। सभी घायलों को बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इस दौरान 4 लोग पहले ही दम तोड़ चुके थे। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और कई इलाकों में चल रहे 150 बजट निजी स्कूलों पर ताला लग गया है। इनमें प्ले, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन स्कूलों को संचालकों ने बंद कर दिया है, जबकि कुछ बंद करने की तैयारियों में है। कुछ सेकेंडरी स्कूलों ने बच्चों की घटती संख्या के कारण अपने को मिडिल तक सीमित कर लिया है। ताला लगने की मुख्य वजह स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम होना बताया जा रहा है। इस कारण से उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी और वेतन और इस तरह की अन्य प्रकार के खर्च कम नहीं हुए। कहा जा रहा है कि स्कूल अब वहन नहीं कर पा रहे ये खर्चा और इसी वजह से इन स्कूलों में फीस नहीं देनी पड़े। इस कारण कई बच्चे सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल से बिना टीसी के ही आसपास के सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया है। दिल्ली के कई इलाकों में काफी बजट निजी स्कूल प्ले और प्राइमरी और पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल चलते हैं। पहली से 5वीं और पहली से 8वीं तक के इन स्कूलों में बच्चों की संख्या 100 से 300 तक थी और ऐसे में ये स्कूल ऐसे भी हैं कुछ जिनमें अभिभावक नामी निजी स्कूल को मोटी फीस नहीं दे सकते और इसी कारण अब वो अपने बच्चों का दाखिला यहाँ नहीं करा रहे। इन बजट स्कूलों की फीस 500 से 1500 रुपए तक होती है और दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट की सरकार से मांग है कि इसी प्रकार से स्कूल बंद होते रहे तो दिल्ली में शिक्षा का भारी संकट पैदा हो जाएगा।
सरकार ऐसे स्कूलों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करे ताकि बंद होते इन स्कूलों को रोका जा सके। और लोकसभा में उपचुनाव को लेकर जनपद में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जनपद में जमावड़ा हो गया और इसी क्रम में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का जनपद आगमन हो रहा है। उनके द्वारा 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में हवा बनाई जाएगी। मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनपद में दिग्गजों के जो नेता हैं उनको आने वाला जो सियासी दौर है उसके लिए चिंता भी सता रही है और यह सिलसिला फिलहाल तेज हो चुका है। आपको बता दें कि इसी बीच सपा के दिग्गज ने आजम खान द्वारा सपा प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनाई। इस दौरान उनके द्वारा गोपालपुर विधानसभा और नसीरपुर और मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित किया गया है। साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में हवा बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जनपद आगमन हो रहा है। और इस बीच पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर कई देशों की ओर से नाराजगी जताने की खबर सामने आई। इस बीच कुछ ही दिनों बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर अपनी राय दी। विदेश मंत्री ने कहा है कि लोगों की संवेदनशीलता और समझ प्रभावित हुई, लेकिन उन देशों ने इस बात की तारीफ भी की कि भारत सरकार का इस विवादित टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि वो बीजेपी का स्टैंड नहीं था। पार्टी इसे काफी मजबूत शब्दों में साफ कर दिया है पार्टी ने, और इसे लेकर कार्रवाई भी की गई। एक बार जब पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है तो हमारी उम्मीद है कि लोग इसे समझेंगे। पैगंबर विवाद को लेकर पूछे जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि न केवल खाड़ी के देश, मैं कहूंगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी कुछ देशों ने इस बात की सराहना की है कि सरकार का स्टैंड ये नहीं था और ये स्थिति पैदा हुई। और एस जयशंकर ने यह भी कहा कि एक बार पार्टी ने अपनी स्थिति साफ कर दी तो उम्मीद जताई जा रही है कि लोग समझेंगे और वो जानते हैं कि ये हमारे विचार नहीं है। और इस बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बता दें आपको कि प्रयागराज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक फरार हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर काफी मुकदमे दर्ज थे। और आपको बता दें कि आधा दर्जन बम के साथ पुलिस ने इस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर के पास से भारी मात्रा में बम मिले हैं और आधा दर्जन के करीब ये बम पुलिस ने बरामद किए हिस्ट्री शीटर के पास से, जिसे जब्त कर लिया गया है। और फिलहाल हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।